Yeah, all right. Let's not talk about this coil right now. हम सिर्फ यही कॉइल के बारे में बात करेंगे. हमने देखा कि V1 अप्लाई करने के बाद करंट फ्लो हुआ बिकॉज दिस सर्किट इज कंप्लीट. ठीक है. तो समझने की बात यह है कि कोई भी कुछ भी विदाउट रीजन नहीं हो रहा. ओके. तो आप भी जब भी पढ़ाई करते हो तो डोंट जस्ट मग इट अप कि ये ऐसा होता है. पहले कोई कुछ करता है इसीलिए वो दूसरी चीज हो रही है. ओके. तो V1 हमने अप्लाई किया ये कॉइल को. दिस इज अ कंटिन्यूस कॉइल. तो उसके वजह से करंट फ्लो हुआ. नाउ करंट फ्लो होने के बाद एज यू सेड दैट देयर विल बी अ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट. एंड उसके कुछ ये जो सर्किट है अभी के लिए हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव है. दिस आर द इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी. ये इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, इसको ऐसे डॉटेड सर्कल किया है, मतलब अभी के लिए ये पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू दिस. बट इन नेक्स्ट हाफ साइकिल ये पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस. ओके. तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो करंट फ्लो हो रहा है एक फ्लक्स डेवलप करेगा, राइट. अभी ये कॉइल अगर मान लो ये फॉर्म में है, राइट हैंड रूल पता है ना सबको. तो कॉइल राइट हैंड रूल पहले हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर अगर थंब है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. बट राइट नाउ हमारे पास ऐसे सिंगल कंडक्टर नहीं है, हमारे पास कॉइल है. तो वो राइट हैंड रूल चेंज हो गया कि ये कर्ल्ड फिंगर्स आर द कॉइल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये कर्ल्ड फिंगर अगर ये डायरेक्शन में है तो देयर विल बी अ फ्लक्स व्हिच इज जनरेटेड. वी विल सी दिस इन ट्रांसफॉर्मर, इट विल बी मोर प्रोमिनेंट और वहां पे हम वो डायरेक्शन के बारे में ज्यादा बात करेंगे. तो ये एक फ्लक्स डेवलप हुआ है भाई फाई, राइट. अभी मैंने जो 3 कंडीशन थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, कौन से? पहला तो कॉइल, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड एंड थर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू. अभी हम कोई मैकेनिकल एक्शन कर रहे हैं क्या इधर? नहीं. बट ये जो सप्लाई हमने दिया है विच इज एसी, अगर ये वोल्टेज एसी है तो करंट भी एसी ही रहेगा. अगर करंट एसी है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो भी एसी रहेगा. तो दे आर इटसेल्फ नेचुरली वो वेरिंग इन नेचर है. तो देयर इज अ चेंज एवरी मोमेंट एंड ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के वजह से देयर विल बी induced EMF in the coil. Correct? And इसका direction is also such as it will oppose the cause. जिसके वजह से क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली अगर हम लिखने जाए तो V1 आप अगर KVL लगाओगे तो V1 minus E1 divided by whatever is the resistance of the coil is going to be I. This is how the I is limited. अगर ये E1 नहीं होता तो बहुत हेवी करंट फ्लो होता उसमें कॉइल में, because it is a very good conductor. But just because presence of this E1, this is very natural phenomena, मतलब हमने कुछ नहीं किया है इसको क्रिएट करने के लिए. बट नेचर इज इन सिम्फनी, हमेशा नेचर सिम्फनी में ही रहता है कि उसको पता है कि ये आई बहुत ज्यादा होगा, उसको लिमिट करने के लिए E1 इंड्यूस होता है. वो क्यों इंड्यूस होता है वो हमने देखा, और उसकी वजह से क्या होता है, ये आई लिमिट होता है. ठीक है. सो दिस E1 इज कॉल्ड एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. ये पता है सबको. नाउ लेट्स गो अहेड. अगर मेरे पास ये और एक कॉइल रहती, ऑलराइट, एंड उसको ऐसे रखा है कि वो ये मैग्नेटिक फील्ड के करीब आए. ठीक है. मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड उससे भी लिंक हो.
नाउ अज्यूमिंग दैट जितना भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे फाई था, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉइल 2 से भी लिंक हो, ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? तो यहाँ पे भी देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस विच इज कॉल्ड एज E2, विच इज नथिंग बट, क्या कहते हैं उसको, म्यूचुअली इंड्यूस्ड। समझ में आया? तो ये दो इंडक्शन जो है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये दिस इज द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर। कि आप कुछ वोल्टेज देते हो, देन देयर विल बी सम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसके वजह से उसके पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसके वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर यहाँ पे ईएमएफ है और यहाँ पे अगर मैंने कोई लोड लगाया, ईएमएफ की वजह से उसमें से करंट फ्लो होगा। अंडरस्टूड? ऑलराइट, so draw this diagram. I'll just write E1 is the self-induced EMF and E2 is mutually induced EMF. कौन सा कंडीशन लिखा नहीं है तुम लोगों ने? Do you remember the formula of that E? EMF का फॉर्मूला किसी को याद है? बस डी फाई बाई डी टी था, माइनस डी, और कुछ था उसमें? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, डन। ये ड्रॉ करो।
डन। सो एज आई सेड कि यही है हमारा ट्रांसफॉर्मर और ये है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट विद द ट्रांसफॉर्मर. जिसको शॉर्ट में हम ट्रांस को हम एक्स लिखते हैं जनरली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ओके, तो ट्रांसफॉर्मर में एज आई सेड कि पावर कांस्टेंट होना चाहिए. पावर कैन नॉट चेंज. हम वहां से जितना पावर भेज रहे हैं उतना ही पावर होना चाहिए. सो ट्रांसफॉर्मर को इट इज अ डिवाइस विच जनरली हैज कांस्टेंट. क्या क्या कांस्टेंट रहते हैं? पावर कांस्टेंट होगा. ऑफ कोर्स देयर आर सम लॉसेस बट दे लॉसेस आर वेरी निग्लिजिबल. उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, बट दे आर वेरी निग्लिजिबल लॉस. तो पावर विल बी कांस्टेंट. जितना इनपुट पावर दे रहे हैं उतना आउटपुट पावर मिलेगा. ओके, और क्या कांस्टेंट रहेगा? हम जो प्राइमरी में फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं, प्राइमरी मतलब दिस साइड, दिस इज द प्राइमरी साइड, वही सेकेंडरी में लिंक हो रहा है. तो फ्लक्स इज ऑल्सो कांस्टेंट. एंड जो हम इनपुट दे रहे हैं, नाउ दिस इज द एसी इनपुट, राइट? तो इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा. एसी सप्लाई ऑलवेज कम्स विद द फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी करंट का क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा? यही फ्रीक्वेंसी रहेगा. सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ E1 का भी फ्रीक्वेंसी यही रहेगा. फ्लक्स का भी फ्रीक्वेंसी यही रहेगा. E2 का भी फ्रीक्वेंसी यही रहेगा. अगर लोड हमने लगाया तो I2 जो फ्लो होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी यही रहेगा. तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट थ्रू आउट. So that is why transformer is called constant power, constant flux and constant frequency device. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है लोगों ने नोट डाउन किया? ओके, सो राइट नाउ दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर. अभी के लिए हमारे लिए ये एक ब्लैक बॉक्स है. इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, बट ऑफ कोर्स वी आर गिविंग इनपुट फ्रॉम वन साइड and we are taking output from the other side. Okay, तो यहाँ पे है हमारा इनपुट, जिसको हम I3 सॉरी. इसको हम कहते हैं प्राइमरी साइड एंड इसको हम कहते हैं सेकेंडरी साइड. ठीक है, अगर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप अप, तो
प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा रहेगा या सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा रहेगा? सेकेंड। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहेगा तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा। तो ऑब्वियसली अभी इतने तो आप स्मार्ट है कि आपको ये सिंगल लाइन डायग्राम में पता चल गया होगा कि ये जो ऊपर वाले ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ये कौन सी साइड के ट्रांसफॉर्मर होते हैं? दीज आर दी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और डाउन साइड के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं तो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ऑलराइट। सो क्या हो रहा है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में? हियर वी हैव जो इनपुट जा रहा है, इनपुट हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में दे रहे हैं, so this is called as electrical domain। यहाँ पे डोमेन लिख देती हूँ मैं कॉमन, ये इलेक्ट्रिकल डोमेन है। बट जब वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाता है, क्या वो इलेक्ट्रिकल डोमेन रहता है? इट कम्स इनटू मैग्नेटिक डोमेन, एंड फाइनली आउटपुट साइड में अगेन इलेक्ट्रिकल डोमेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स आपने किए हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक डोमेन में कंपैरिजन पता है? वो एक क्वेश्चन था आप लोग का, कंपेयर द पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डोमेन। हाँ ना? हाँ ना? अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या क्या इनपुट दे रहे हैं? प्राइमरी में वी आर गिविंग दी वोल्टेज V1, ठीक है, वोल्टेज दे रहे हैं। करंट एक फॉर्म होगा I1, and it has got certain frequency, voltage and current का V1 I1 F। okay, what are the equivalents of these in magnetic domain? वोल्टेज किसको इक्विवेलेंट रहता है, करंट किसको इक्विवेलेंट रहता है मैग्नेटिक डोमेन में? दिस वोल्टेज आई कैन कॉल, आई समटाइम कॉल इट EMF। अगर वो इंड्यूस हुआ है तो उसको EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे मैग्नेटिक डोमेन में क्या रहता है? MMF, magnetomotive force। So MMF is equivalent to voltage in magnetic domain। करंट को कौन इक्विवेलेंट रहेगा फिर? MMF की वजह से क्या फ्लो होता है? मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो होता है? फ्लक्स। एंड व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, सो देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रिकल में फ्रीक्वेंसी होता है, मैग्नेटिक में भी वही फ्रीक्वेंसी होता है। इलेक्ट्रिकल में वो फ्रीक्वेंसी है, उस पर हमारा पोलैरिटी चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल। वैसे ही मैग्नेटिक डोमेन में पोल्स चेंज होते हैं, NS। okay, so frequency will be same। and again coming to the secondary side, here we'll have another voltage which is V2, current which is I2 because secondary है ये, and frequency will remain same। is it clear? Any doubt up to this point? Okay, just note it down quickly। diagram, want to draw the diagram? इसके ऊपर का किया है ना, ये लिखा है ना?
डन. अच्छा, let me draw that diagram again of transformer basic working. Okay. All right. So let me quickly draw this diagram again. Here I have V1, here I have E1, of course, after the here I have E2, then the flux phi. Okay. Now I'll call this current as IM because it is generally called as magnetizing current. Okay. So इसको मैंने IM कहा है. Instantaneously this is positive, this is negative. ये visible है सबको? This color. And this should also positive and this should be negative value because that opposes the change in voltage. Okay. And I have the Faraday's, according to the Faraday's law of electromagnetic induction. E is equal to what? E is equal to minus N d phi by dt. Right? Correct? तो हम जो बोल रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोला है ना हमने ऊपर स्टेटमेंट में. तो फॉर्मूला में किधर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? d phi by dt. d by dt is nothing but the rate of change. Okay. All right. So E is equal to minus n d phi by dt. तो मुझे number of turns भी चाहिए. And let's assume this coil number 1 has number of turns n1 and coil number 2 number of turns n2. Okay. So I can write formula. ये E1 का और E2 का formula लिख सकती हूँ मैं. Right? तो सबसे पहले E1 का formula. E1 is equal to minus n1 d phi by dt. Right? So let me write equation number 1. And similarly, E2 अगर same flux link हो रहा है coil number 2 से भी तो ये क्या आएगा? Minus N2 d phi by, here I'll write assuming same flux is linking with secondary. All right. तो coil, when you form a coil, coil जब हम फॉर्म करते हैं और उसके हर टर्न में आपका करंट फ्लो हो रहा है और वो हर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो कॉइल है उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा सर्किट के पैरामीटर, सर्किट के कंपोनेंट्स है ना, ये कौन सा सर्किट का कंपोनेंट है? इंडक्टर. राइट? तो इफ आई टेक दिस सिंगल इंडक्टर, ओके, एंड इसमें से कुछ IM करंट जा रहा है एंड आई हैव गिवन सम V1 voltage to it.
सो इंडक्टर का क्या स्पेशलिटी है? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाँ, उसके वजह से क्या होगा? फेजर वगैरह कुछ याद आ रहा है? फेजर, फेज, फेजर डायग्राम. Suppose this is V1 and it is pure inductor. So, current in the inductor lags behind the voltage by 90 degree if it is a pure inductor, right? दुनिया में प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टेंस ऐसा कभी कुछ नहीं होता, बट जब भी हम स्टडी कर रहे हैं, when we are studying, so for our simplicity and simplicity of understanding, we'll assume that this is a pure inductor, जिसके वजह से मेरा जो I1 है वो V1 को 90 डिग्री से लैग करे. अगर अभी इसके इक्वेशन में लिखने लगूं, लाइक दिस इंस्टेंटेनियस वैल्यू V1 इज इक्वल टू व्हाट, हम उसको कौन से फॉर्म में लिखते हैं? हाँ, Vm साइन ओमेगा t, बराबर. अगर ये Im है तो Im साइन ओमेगा t आएगा. Im जो है वो V1 को लैग कर रहा है, तो ओमेगा t माइनस 90. वेरी गुड, करेक्ट. अभी ये Im के वजह से फ्लक्स डेवलप हो रहा है. मैग्नेटाइजिंग करंट का काम है कि फ्लक्स डेवलप करे. तो सपोज दिस फ्लक्स हैज पीक वैल्यू फाई एम, तो ये फाई का इक्वेशन क्या आएगा? फाई एम, आगे बोलो. वो फ्लक्स को, करंट को ही फॉलो करेगा ना वो. साइन ओमेगा टी, अगर उसको हम साइनोसाइडली देखने जाए, लेट मी ड्रॉ साइनोसाइडल डायग्राम. This is axis of time, always remember. Okay. तो सबसे पहले हमने क्या दिया? We gave the voltage. This is V1, right? उसके वोल्टेज के बाद क्या आएगा? करंट आएगा. करंट कैसे आएगा? 90 डिग्री लैगिंग. तो 90 डिग्री कहाँ पे आता है? इधर. तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री. तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे भी वो, आई विल कंटिन्यू विद दैट. तो लेट्स से करंट इज, यहाँ पे उसका मैक्सिमम आएगा, फिर वो 0 में जाएगा, मैक्सिमम, then it will go to 0. आया. Then it will go to 0, then negative maximum, ऐसा कुछ है. This is I M. And what about flux? Flux will follow this in phase with I M. This is my flux. साइनोसाइडली ये ऐसे आएंगे. अभी एवरी टाइम साइनोसाइडल डायग्राम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इतना वेवफॉर्म निकालना, इसके लिए हम फेजर डायग्राम निकालते हैं, जैसे ये निकाल. तो इसको और एक्सटेंड करना है तो ये फ्लक्स यहीं पे आए. ओके, फेजर डायग्राम पे हम बाद में आएंगे. यहाँ तक सबको क्लियर है? हैव यू नोटेड दिस डाउन? हाँ से नोट डाउन करना बाकी है. ये किया है ना? ये बाकी है.
यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा VM, IM and phi are the peak values of V1, IM and phi respectively. You need break of 5 minutes. जिनका हो गया वो ब्रेक ले respective. Let's name this equation number as 3. जो 1 2 ऊपर है E1 E2 के. Now this is equation number 3.
अरे हम क्या ओ सर ओ सर हर्ष बिक्रू और आशुतोष नहीं है ना फिर? ओके तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर दो इक्वेशन है E1 और E2 के, जिसमें N1 तो कांस्टेंट रहेगा, इट इज फिक्स, N2 इज फिक्स। फ्लक्स का भी हमारे पास इक्वेशन है, राइट? तो फ्लक्स का इक्वेशन आई कैन पुट इन दिस इक्वेशंस. So let's see what happens. So first we will start it from equation number 1 and 3. What can I write from equation number 1 and 3? E1 is equal to minus N1. Yeah, d phi by dt is there. But from equation number, what I know now, अभी मुझे क्या पता है फ्लक्स का वैल्यू? phi m sin omega t minus 90. करेक्ट? मैंने सिर्फ वो फाई के जगह पे फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डाला है. अभी तो आपको पता ही होगा क्या करना है आगे. हमें इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा. बट डेरिवेशन कर विथ रिस्पेक्ट टू हुम वी आर डिराइविंग. किसके रिस्पेक्ट से हम डिराइव कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू टी. डेरिवेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है. बट इसके अंदर क्या, फाई एम तो ठीक है, फाई एम कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आएगा. बट इसके अंदर क्या मेरे पास सिर्फ टी है? ओमेगा टी माइनस 90 है ना, तो उसका सब डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा ना. ओके, सो ट्राई इट. चलो कम ऑन. क्या आएगा डेरिवेशन? माइनस N1 वैसे ही रहेगा. फाई एम बाहर निकाल लू बिकॉज इट इज कांस्टेंट. हाँ, उसके बाद बोलो. साइन का डेरिवेटिव इज कॉस. तो कॉस ये पूरा आएगा. ओके, और आगे क्या आएगा? और एक बार ओमेगा क्यों आएगा? और एक बार बिकॉज वी आर सब डिराइविंग. किसको सब डिराइव कर रहे हैं हम? ओमेगा टी माइनस 90 को. बराबर. हाँ, तो माइनस N1 इंटू फाई एम इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 90 इंटू क्या आएगा? आप भी बताओ डेरिवेटिव. ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा?
अरे डेरिवेटिव बताओ ना इसका क्या आएगा, ये इतना बताया। विथ रिस्पेक्ट टू किसको डिराइव कर रहे हैं हम, टी से ना, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा। हाँ 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, डी बाई डी एक्स 2 आता है ना, तो इसका क्या आएगा, ओनली ओमेगा। ये पता है ना सबको, तो ओनली ओमेगा। आगे -90 है, इट इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बिकॉज कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा, दिस जीरो। सो वी गॉट दिस, लिख लिया यहां तक। ओके, नाउ वी हैव दिस कॉस थिंग हियर। हमारा जो सप्लाई है वो साइनसाइडल में है, अगर ये सारे चीजें साइन में रहेंगी तो उसका कंपैरिजन इजी होगा। तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन के टर्म्स में मुझे चाहिए। वो एंगल का कुछ किया नहीं है तुम लोगों ने। अच्छा, कॉस एंड साइन में फेज एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री ना, तो So now this is what you are supposed to know, but अभी मैं ये बता रही हूँ। तो ये कलर, अभी एक्चुअली इसका कलर मैंने चेंज नहीं किया है, वरना ये मैं ब्लैक में लिखती थी और सीनियर्स को बोलती थी कि ये आपके पाप है इसीलिए काले कलर में लिखती हूँ, अभी वो बाद में चेंज करूंगी। तो दिस इज कॉस एंड हाउ इज साइन, साइन कैसे आता है, यहाँ से स्टार्ट होगा ना साइन, करेक्ट। तो साइन कहाँ से आएगा, यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट करूँ साइन को, या पहले साइन निकालू तो ज्यादा आसान होगा, साइन हमें सबको पता है, ठीक है। तो दिस इज साइन, और कॉस कहाँ से चालू होगा, यहाँ पे मैक्स रहेगा ना कॉस, 0 cos 0 is 1 ना, तो दिस इज कॉस। तो मेरे पास ऑलरेडी कॉस है, उसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये भी पूरा यहाँ से ही आएगा, ये कॉस ही है पूरा। तो कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो वो वेवफॉर्म को मुझे प्लस साइन चाहिए। तो therefore cos x is equal to sin 90 plus x। वो लिखना है क्या, ये लिखना है, हाँ। सो दिस इज -n1, अभी वो कांस्टेंट को मैं आगे लेके आती हूँ, फाई एम इंटू ओमेगा इंटू दिस इज साइन 90 प्लस ओमेगा टी -90,
फॉर्मूला पता है ना, वो समझा है नहीं समझा है, ये वापस से रिपीट करो क्या? ये चाहिए? ओके ना? सो फाइनली व्हाट डू यू वांट? cos x इज इक्वल टू sin x, sin 90 प्लस x। तो cos को 90 प्लस ये ओमेगा टी माइनस 90 आ गया, तो ये प्लस 90 माइनस 90 विल गेट cancelled, and what we'll get finally minus n1 pi m into omega into sin omega। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है E1 का। ऊपर का है वो ओमेगा, सब डेरिवेटिव, सब डेरिवेटिव है ना ये, यहां से आया ना ओमेगा, इसको आगे लेके गए ना। हाँ तो ओमेगा ही है ना। अच्छा ये ओमेगा टी, हाँ। इंटू साइन ओमेगा टी। ओके। सो इसमें से ये जो कंपोनेंट है दिस इज फिक्स्ड, करेक्ट, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो ये सेल्फ इंड्यूस कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो है वो हम जो ऊपर लिखा था V1 साइन या VM साइन ओमेगा टी, वैसे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this I'll not take the negative sign because negative sign वो sign है, it is not the value. So can I write, replace this by E1 which is a peak value, or we can write E max which is a peak value, or E peak, right? It is a sinusoidal quantity. Okay. तो ये जो पार्ट है उसको मैंने अगर E max या E1 कह दिया, so that is a basically a peak quantity. Which parameter or which quantity we are interested in? Are we interested in peak? Are we interested in instantaneous? कैसे मेजरमेंट में हम मीटर में क्या मेजर करते हैं? पीक मेजर करते हैं, इंस्टेंटेनियस मेजर करते हैं, और क्या मेजर करते हैं? मीटर में हमें कौन सी वैल्यू दिखती है? पीक दिखती है, इंस्टेंटेनियस दिखती है, क्या दिखती है? हाँ, और कौन सी वैल्यू रहती है? तो मीटर में कौन सी वैल्यू दिखती है? आरएमएस क्या है? ये मैंने करके आने के लिए बोला था। व्हाट इज आरएमएस? हाँ बोलो, तुम्हें जो पता है वो बोलो, आरएमएस क्या है? So it is equivalent AC करंट, और AC करंट का इक्विवेलेंट DC करंट विच वुड प्रोड्यूस सेम हीट। तो उसका एक फॉर्मूला होता है ना आरएमएस का, कैसे निकालते हैं आरएमएस वैल्यू? √2 इफ इट इज साइनोसाइडल। अगर दूसरा वेवफॉर्म रहेगा तो कैसे निकालेंगे आरएमएस?
आरएमएस का फॉर्मूला नहीं हुआ? 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, कुछ हुआ है क्या ये? So RMS का फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन एक्चुअली विच वेव फॉर्म इट इज. वेव फॉर्मूला सेम है. फॉर्मूला इज 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, फिर आपका वो जो भी वेव फॉर्म का इक्वेशन है वो आएगा. ओके, सो फॉर साइनोसाइडल एटलीस्ट, फॉर किसको बाय डिवाइड बाय √2 किसको है? E1 RMS इज इक्वल टू, बताओ अभी, साइनोसाइडल का है ना, इसको हम ई मैक्स ही कहेंगे. हाँ बोलो. ई RMS E1 RMS √2 किसको डिवाइड किया? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू को. सो इट इज E1 मैक्स डिवाइडेड बाय √2 इज द RMS, राइट? तो इसका RMS क्या आएगा? E1 RMS E1 मैक्स का वैल्यू है ना अपने पास, तो बताओ. -N1 इंटू ओमेगा इंटू साइन नहीं आएगा, सॉरी, इंटू ओमेगा तक डिवाइडेड बाय √2. ओमेगा का वैल्यू क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. सो 2πf यहाँ पे है डिवाइडेड बाय √2. अभी देखो 2π एंड √2 का डिवीजन कितना आता है. बाकी सब तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है, ये है. 2π एंड √2 कैलकुलेट करके देखो कितना आता है. हाँ, 4.44. So this E1 RMS is equal to -4.44. अभी क्या बचा है? N1 phi m and f, बराबर. We can also write this phi m in terms of flux density, because generally हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक सर्किट्स देखते हैं तो वहां पे हम phi m नहीं लिखते, वहां पे हम फ्लक्स डेंसिटी लिखते हैं. फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल क्या है? फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल क्या है? इट इज B. ओके, सो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है बाय द वे? वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो वो एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स है, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी. तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें फ्लक्स डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So this is equal to Bm, because maximum value of flux density, into A. A is the cross section area. वो किसका है वो हम बाद में देखते हैं. So we have to replace this phi m by -4.44 N1 Bm A into F. phi m को हमने Bm into A से रिप्लेस कर. Any doubt up to this point? Anyone? कहाँ से? हाँ, तो ये phi m जो है दैट इज द टोटल फ्लक्स. हम जनरली इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स डेंसिटी लिखते हैं. तो फ्लक्स डेंसिटी, अगर मेरे पास B इज द फ्लक्स डेंसिटी, उसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो मुझे कंप्लीट टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए
बी को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ फ्लक्स इन यूनिट एरिया बी। सो बी इंटू ए, अब यहाँ पे 5m है इसलिए bm लिखा है, सो bm इंटू ए विल गिव मी 5m। तो ये 5m को मैंने bm इंटू ए से रिप्लेस कर, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सिमिलरली अगर मुझे E2 RMS निकालना है, लेट्स गो बैक जहां से हमने स्टार्ट किया था, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। E2 का वैल्यू कौन से इक्वेशन में है? 2। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 अगर मैंने देखा तो E2 विल बी इक्वल टू माइनस N2 डी बाई डी टी ऑफ m sin ओमेगा टी, वो तो सेम ही है ना, बिकॉज सेम फ्लक्स इज लिंकिंग विद द सेकेंडरी। So can I directly write the final value? E2 RMS, this must be from 2 and 3. So from 2 and 3, E2 RMS is equal to minus 4.44, माइनस साइन तो दोनों में था, माइनस 4.44 N2 आएगा, N2 BM because same flux is linking BM, A उधर भी आएगा and frequency is not changing. This particular thing इसको कहते हैं EMF equation of the transformer. Very important equation. Yes. Otherwise, how will you get it? अगर पूछा है तो करना पड़ेगा। दो ही तो स्टेप है, एक तो वो कॉस्ट डेरिवेशन है और एक वो कॉस्ट का साइन किया हुआ है और एक फाई एम इज इक्वल टू वो डाला है। दैट आर द थ्री मेन पॉइंट्स। बस कहाँ से लिखना है अभी? यहाँ से ना? हाँ, E2 वाला E1 क्या था? E1 was minus N1 d phi by dt. You can refer it in a notebook. E2 was minus N2 d phi by dt. तो माइनस साइन तो वैसे ही है, वो तो पहले से ही आया हुआ है। सो E1 एंड E2 के कंपैरिजन में क्या चेंज हुआ? N1 था उधर N2 हो गया। फाई तो सेम ही है ना, सेम फ्लक्स इज लिंकिंग विद द टू। सो ये दो इक्वेशन में सिर्फ N1 था उधर N2 कर दिया। Why I could do this? ये क्यों किया? Because same flux is linking with the two. Okay? कहाँ से लिखना है?
Done? Okay. So the next part is even more interesting, जिसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो अभी सामने आ जाएगा. That you can see here E1 मतलब self induced EMF of primary side and E2 is the induced EMF on the secondary side. So E1 is almost equal to V1. ऊपर हमने देखा ना E1 V1 के वजह से I फ्लो होता है, उसकी वजह से E1 इंड्यूस होता है. So V1 is almost equal to E1 and E2 is almost equal to V2. Why I'm saying almost equal to? Because they are not exactly equal. वो क्यों नहीं है वो सब आएगा बाद. तो E1 अगर ये बाकी का सारा पार्ट निकाल दें, so it is proportional to N1, right? And E2 is proportional to N2. So can I write? I'll just do the division. Therefore, E1 upon E2 is equal to N1 upon N2. Correct? Yes or no? This is called as A, which is nothing but the turns ratio. Similarly, E2 upon E1 is equal to N2 upon N1. Reverse. This is K, small k, which is called as transformation ratio. So depending upon के मेरा कितना number of turns है in primary and secondary, I will be able to step up and step down. जिसमें ज्यादा number of turns है उसमें EMF ज्यादा रहेगा, जिसमें number of turns कम है उसमें EMF कम रहेगा. करेक्ट? अगर N1 ज्यादा है N2 से तो कौन से टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर बनेगा? N1 ज्यादा है N2 से, स्टेप डाउन. और अगर N2 ज्यादा है N1 से तो स्टेप अप. Is that clear? Note down these two. Let us name these equations. This is equation number 4. 3 पे रुके थे ना हम लोग. And this is equation number 5. And 6, 7. So transformation ratio and turns ratio are inverse of each other, right? They are inverse. K is equal to 1 by A or A is equal to 1 by K. K is equal to 1 by A and A is equal to 1 by K. Right? Now one more interesting part that we can see. अभी हमने कहा कि there is a coil. ये coil है. Okay? इसमें number of turns कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are N is equal to how much? N is equal to 6. अभी अगर मैंने 60 वोल्ट अप्लाई किए एंड इंड्यूस EMF भी 60 वोल्ट है. आई एम अज्यूमिंग, मतलब ये आइडियल कंडीशन है कि मैंने 60 वोल्ट अप्लाई किए एंड EMF इंड्यूस्ड E1 इज आल्सो 60 वोल्ट. तो हर टर्न में ये EMF इंड्यूस हुआ है ना. तो हाउ व्हाट इज EMF पर टर्न? 10. This is one winding, this is another winding, 3, 4, 5 and 6.
इसमें 10 हुआ है, इसमें 10 हुआ है, और ये सारों को अगर मैंने जोड़ा तो वो बनेगा 60। सो ईएमएफ पर टर्न का फॉर्मूला क्या आएगा? ईएमएफ पर टर्न का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। सो टोटल ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कितना है? E1 डिवाइडेड बाय N1। so this is प्राइमरी ईएमएफ पर टर्न। ये प्राइमरी साइड का है, प्राइमरी साइड ईएमएफ पर टर्न। Similarly, there will be secondary side EMF per turn, that will be, ये प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी क्या होगा? E2 upon N2. Okay, so let me write that. Secondary side EMF per turn equal to E2 upon N2, right? Next name is our equation number 8, equation number 9. Alright, okay. अभी इक्वेशन नंबर 7 से क्या मिला है? 6 7 से हमें ये मिला है इक्वेशन नंबर 6 से। सो लेट मी राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 क्या मिला है? वो E1 अपॉन E2 ना, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। सो लेट मी चेंज दिस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। हाँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर E1 बाय N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2, करेक्ट? ये क्या है? ईएमएफ फॉर टर्न प्राइमरी, ईएमएफ फॉर टर्न सेकेंडरी। मतलब ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ इंड्यूस इन पर टर्न in primary is equal to EMF induced per turn in secondary. So let me write that. Therefore, EMF per turn in primary is equal to EMF per turn in secondary. This is equation number 1. लिखा है कहाँ तक? हो गया है लिख के या लिखना है? ये बाकी है?
डन। तो हमने कुछ एक साइनोसाइडल डायग्राम ड्रॉ किया था ऊपर, जिसमें फ्लक्स, वोल्टेज, करंट बताए थे। लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। Okay, so again this is the time axis t. All right, we should put here something. So हमने सबसे पहले कौन से रेफरेंस से चालू किया था, ये जो वोल्टेज था। ओके, लेट मी ड्रॉ दैट। दिस इज V1। उसके बाद क्या आया, करंट आया जो उसको 90 डिग्री लैग कर रहा था। So let me draw that current. Somewhat like this. फिर क्या आया, फ्लक्स आया। फ्लक्स ने, इट इज इन फेज विथ करंट, उसको कहते हैं इन फेज विथ करंट। सो लेट मी ड्रॉ फ्लक्स इन फेज विथ करंट। This is I am magnetizing current and this is flux. ओके, अभी हमारे पास E1 E2 भी है, जिसको हम इस पे प्लॉट कर सकते हैं। लेट मी चेक द इक्वेशंस ऑफ E1 E2। तुम्हारे पास है ना E1 E2 का इक्वेशन, देखो और बताओ मुझे कहाँ पे आएगा E1 E2। कहाँ पे आना चाहिए E1 E2? हाँ बोलो, क्या माइनस पे किधर, मतलब माइनस पे मतलब क्या? ये साइन है, साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 है। ये क्या है E1 E2? E1 E2 का इक्वेशन देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देखो, उसके E1 का फॉर्मूला क्या है उसमें, हमने वो साइन के फॉर्म में लाया है ना, क्या है उसमें, साइन, साइन ओमेगा टी है, बराबर। मतलब वो इसके साथ ही आएगा, बट क्या वो इस पे आएगा? इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, इसलिए E1 एंड E2 विल फॉल हियर। दिस इज E1 एंड E2। तो हमारा जो फैराडेज लॉ था, माइनस E1 इज माइनस d∅dt, ये है वो माइनस। बोलो, E1 का इक्वेशन है तुम लोग के पास, ये E1 इज, ये क्या क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू, ये अगर मैंने इसको E1 मैक्स RMS से रिप्लेस किया, सॉरी E1 मैक्स से रिप्लेस किया, ठीक है, सो दिस इज E1 मैक्स इनटू साइन ओमेगा टी, सॉरी ये माइनस है इधर, माइनस E1 मैक्स इनटू साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी, V1 भी साइन ओमेगा टी है, तो उसके साथ ही स्टार्ट होगा, V1 के साथ, बट वो माइनस है, इसीलिए वो उसके आउट ऑफ फेज आएगा।
that is called as out of phase. And therefore, induced EMF in primary and secondary are always out of phase with the voltage applied. Okay? अभी ये साइनोसाइडल डायग्राम अगर मुझे फेजर में कन्वर्ट करनी है, फेजर तो पता है ना तुम लोग को सबको, तो फेजर में ये डायग्राम का क्या होगा? अभी फेजर में जब भी, लेट मी स्टार्ट विद दिस, अभी फेजर में जब भी हम ये डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं तो हम फ्लक्स रेफरेंस लेंगे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज मैग्नेटिक डोमेन एंड रेफरेंस इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस. ठीक है, सो हम फ्लक्स रेफरेंस लेंगे, फ्लक्स को, दिस इज फ्लक्स फाई. अभी ये फ्लक्स के इन फेज 90 डिग्री अप 90 डिग्री डाउन कौन है वो हम प्लॉट कर सकते हैं. हाँ, तो फ्लक्स के फेज में कौन आएगा? आई एम आएगा. कि फेजर डायग्राम पे हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं. फिर क्या आएगा? 90 डिग्री लीडिंग बोलते हैं उसको. वोल्टेज विल कम 90 डिग्री लीडिंग, V1 एंड E1 E2 लैगिंग, वो V1 के अपोजिट आएंगे. So this is V1, this is E1 and E2. And this is nothing but your phasor diagram at no load for ideal transformer. अभी तक हमने जो बात की है वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की ही है. ठीक है, बट स्टिल वी हैव नॉट रीच टू द आइडियलनेस, बिकॉज हमने और एक चीज यहाँ पे कंसिडर नहीं की है. बिकॉज ऑफ दैट आई वांट टू शो दिस डेमो टू यू, सो मे बी प्रैक्टिकल में आई विल शो दैट डेमो. ओके, दिख लिया ये? लेट मी जस्ट स्टॉप ऑल दिस.